हमने हमारे मसाइल के प्रोग्राम में फिशरी के चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी से खुसूसी इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में हमने माहीगीरों के मसाइल के हवाले से तफसीली बातचीत की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूर जबीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मसाइल। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि माहीगीरों के रहनुमा हैं और फिशरी के चेयरमैन भी हैं, जिनकी वजह से माहीगीरों के बहुत से मसाइल हल हुए हैं, जिनका नाम जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब है। चलें, आज हम आपको उसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। सर, आज तो संडे है और संडे वाले दिन तमाम लोग जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर, आज मैं आपको देख रही हूँ, आज भी संडे वाले दिन भी आप माहीगीरों के मसाइल हल करने के लिए फिशरी में मौजूद हैं। बिल्कुल सर, आज हमारे शम्सपीर आइलैंड और कक्का विलेज पे और यूनसाबाद पे जो माहीगीर हैं, उन्होंने एक माहीगीरों का प्रोग्राम वहाँ पे अरेंज किया है। जो कुछ चाह हार्बर के अंदर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे माहीगीरों के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेके, वो माशाल्लाह कुछ असलूबी से तय पाए गए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया उन सबको, माहीगीरों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि देखिए ये हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, ये भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये मुल्क के लिए काम करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी एज़ ए पाकिस्तानी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें। तो माशाल्लाह माहीगीर हमेशा अमन परस्त कौम रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और इदारों के साथ भी हमेशा ताल्लुकात रखें। आप देखेंगे वहाँ पे माहीगीर सब हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं संडे को आया हूँ, कुछ थोड़े ऑफ़िस के भी काम थे, और अब मैं इंशाल्लाह माहीगीरों के इलाके में वहाँ पे विज़िट करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे आने के बाद काफ़ी सारे मसाइल हल हुए हैं, क्योंकि पहले हमेशा माजी में कुछ जो पहले के अदवार में जो डायरेक्टर्स या चेयरमैन रह चुके हैं, वो कम्युनिकेशन गैप होता था, क्योंकि उनको माहीगीरों की फ़िक्र नहीं होती थी, वो अपनी ज़ात की फ़िक्र करते थे। तो मैं जब से आया हूँ, मैं माहीगीरों की फ़िक्र करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद माहीगीर हूँ और उन्हीं में से हूँ। तो अब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता, हर चीज़ के हर मामलात में हम पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के उस राब्ते में रहते हैं। और मेरे आने के बाद माशाल्लाह तमाम जो मामलात हैं बड़े कुछ असलूबी से हल हुए, और अब मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से हर चीज़ का सपोर्ट है। लेकिन वो भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मुल्क के रखवाले हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती है और कुछ ज़िम्मेदारी हमारी एज ए पाकिस्तानी हमारी भी बनती है कि हम उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उनको फॉलो करना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। माजी में जो भी चीज़ें हुई है वो अब माशाल्लाह वो नहीं होती। बड़ा सपोर्ट है हमें एजेंसीज़ की तरफ से भी, और दूसरी भी एजेंसीज़ है जो इस चैनल के अंदर, काफ़ी सारी एजेंसीज़ है कराची चैनल के अंदर। तो माशाल्लाह माहीगीर भी हमारे उनसे हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और आपको पता है कि हमारी माहीगीर कौम हमेशा से उनकी एक इमेज रही है कि हमेशा वो पुरअमन रहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का रोज़गार की उन्हें फ़िक्र होती है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं होते। वो गलती तो इंसान से हमेशा होती है, कभी माहीगीरों से होती होंगी, कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो निचले लेवल के जो होते हैं अफसरान, तो हो जाती है। लेकिन ये आपस में बात करने से, रब्ता करने से तो मामूली तरक्कियाँ ये हल हो जाती है। माशाल्लाह अब कोई इस तरह के मामलात नहीं है। बड़ा सपोर्ट है हमें पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी की तरफ से, उनके अफसरान की तरफ से भी। सर, समंदर के पार जो कुछ माहीगीर गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए क्या आपने कुछ इक़दाम किए? जी बिल्कुल, हम वक्तन फ़वक्तन हम जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हम इदारे में फ़ॉरेन अफेयर्स में या मिनिस्ट्री में हम उनको लेटर लिखते रहते हैं, और उनसे हम ज़ाती पर्सनल तौर से भी जो काम बाला होते हैं उनसे मैं इस चीज़ का जिक्र करता रहता हूँ। अभी भी हाल ही में हमारे माहीगीर, इंडिया के माहीगीरों को पाकिस्तान ने रिलीज़ किया, देखें बड़ी इज़्ज़त के साथ, और उनको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होती है।
उनको हमेशा मतलब उनका ख्याल रखा जाता है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे। तो मैं जो हमारे माहीगीर हैं जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो बंद होते हैं जो वो फ़िशिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, क्योंकि देखें समंदर में कोई सरहद नहीं होती, पानी का बहाव सब हवाओं की वजह से, तेज़ तूफ़ानों की वजह से कभी रास्ता भटक जाते हैं, उधर के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के उधर चले जाते हैं। तो ये दोनों हुकूमतों को, ये देखें हुकूमतों का मामला है, ये हुकूमतों का मामला है। तो हुकूमतों को चाहिए कि दोनों आपस में कोई मुज़ाकरात करें माहीगीरों के लिए। जो कभी भी कोई गलती से अगर कोई माहीगीर चाहे उनके हमारे यहाँ पकड़े जाए या हमारे उनके यहाँ पकड़े जाए तो उनको फौरी तौर पे जल्दी इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि माहीगीर एक बहुत पिसा हुआ और गरीब तबका है दोनों साइड से, क्योंकि मैं वहाँ की भी वाक़फ़ियत रखता हूँ माहीगीरी की, तो दोनों तरफ से पिसा हुआ तबका है। तो ये हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कोई इस चीज़ पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी तरतीब दें। रिक्वेजिशन में इनको हमेशा लिख के देता हूँ, और मैं माहीगीरों की तरफ से, क्योंकि मैं माहीगीरों का नुमाइंदा हूँ, एक बहुत बड़ी साहिली पट्टी पे एक फ़िशिंग माहीगीर बिरादरी रहती है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उनके बिहाफ पे मैं हमेशा गवर्नमेंट को, और मेरा भी जो सपोर्ट चाहिए मैं गवर्नमेंट को दूँगा। जो भी मुज़ाकरात में मैं भी शामिल हूँगा तो इंशाल्लाह कोई इस मसले का रास्ता निकले कोई। सर, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में ये ऐलान किया था कि तमाम माहीगीरों को 3000 इंजन और घर की फराहमी की जाएगी। तो सर, वो तमाम जो सहूलियात वहाँ मैसर होंगे गवादर के माहीगीरों को, तो ये यहाँ सिंध के माहीगीरों को होंगे? सिंध के माहीगीरों के लिए बड़ी एक मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि चाहे वो वफाक की तरफ से कोई भी कभी भी कोई सिंध के माहीगीरों के लिए इस तरह का कोई ऐलान या कोई उनके लिए सब्सिडीज़ वो नहीं होती है। बलूचिस्तान का माहीगीर भी हमारा माहीगीर है, वो हमारे इस मुल्क का माहीगीर है। उनके लिए अगर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी ऐलानात किए हैं उनके इंजन के लिए या जो भी चीज़ें, बड़ी खुशी की बात है, हम उनको सराहते हैं। लेकिन मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध के माहीगीरों की तरफ से, एज ए उनके मैं रहनुमा की तरफ से वफाक को, क्योंकि माजी में देखें ये हुआ करता था कि दुनिया में आप देख लें कहीं भी हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, फिशरमैन को हमेशा सब्सिडीज़ दी जाती हैं, चाहे वो तेल की मद में हो, चाहे किसी इक्विपमेंट की मद में हो, फ़िशिंग बोट्स की मद में हो, फ़िशिंग गेट्स की मद में हो। दुनिया में ये है कि फ़िशरमैनों को सहूलत ले, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के फ़िशरमैनों को कभी भी कोई सहूलियात नहीं दी जाती, उनको कोई हेल्प नहीं की जाती। हमारे माहीगीरों को हर तरह की समझ है, हर तरह की नॉलेज है, खुदा दाद सलाहियतों के मालिक हैं, कुदरत ने उन्हें सलाहियत दी हुई है समंदर में फ़िशिंग किस तरह हो। वो हमेशा हर माहीगीर से वो अच्छा काम जानते हैं जो दुनिया की निस्बत, लेकिन उन्हें जो मराते दी जाती है वो हमारे यहाँ नहीं दी जाती। माजी में हमें हर चीज़ फ़िशिंग गेयर जो वो ड्यूटी फ्री होती थी, हम मंगाते थे, फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी मंगाती थी। माहीगीरों को इंजन की ज़रूरत पड़ती थी, इंजन प्रोवाइड करते थे, जो विदाउट ड्यूटी हमें वो मिलते थे। कोस्ट टू कोस्ट हम माहीगीरों को प्रोवाइड करते थे, उसमें इंजन भी होते थे, फ़िशिंग गेयर्स होती थी, नेट जो जिससे वो फ़िशिंग करते हैं वो नेट होते थे, लाइव इक्विपमेंट का सामान होता था। लेकिन वो सब्सिडी सारी ख़त्म कर दी, जो ड्यूटी हमें फ्री होती थी फ़िशिंग इंडस्ट्री को, वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। काफ़ी साल हुए, तो मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। मैं वफाक से अभी मैंने उनको लेटर भी लिखा है सब्सिडीज़ के हवाले। इस वक्त सबसे जो बड़ा इशू माहीगीरों का, देखिए माहीगीर वो हैं जो मुल्क खुदादाद को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, $500 मिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। उसका अगर आप मुकाबला करें तो उसके मुकाबले में माहीगीरों को एक रुपये की भी हेल्प नहीं होती। जो भी माहीगीर यहाँ अपना करता है अपने रिसोर्स से, अपने उससे करता है सारी, चाहे वो लॉन्च बनाने का मरला हो, नेट का मरला हो, अपनी मेहनत, अपनी मदद। आप किसी से लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया, थोड़ा सा पैसा अपना डाल दिया, इस तरह करके वो अपना एक फ़िशिंग का कारोबार करता है। गवर्नमेंट की तरफ से, वफाक की तरफ से उन्हें कोई भी मतलब मदद नहीं होती। स्पेशल डीजल फ्यूल रेट्स जो इस वक्त जो रेट चल रहा है, जो वो माहीगीर बिल्कुल भी वो रेट उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए मैं स्पेशली गवर्नमेंट वफाक से, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से, और जो इनके हैं जो भी ऑफिशियल्स वफाक के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जो फ़िशिंग इंडस्ट्री को जो डीज़ल प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनीज़ है जो स्पेशली फ़िशरीज़ को जो डीज़ल सप्लाई करते हैं, उनको कोई ऐसी फ़िशरी के हिसाब से, सब्सिडी के हिसाब से उन डीलर्स को कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए, रेट में ऐसी कमी की जाए जो हम माहीगीर उससे इस्तेफ़ादा अदा कर सके और हम कम रेट पे वो डीज़ल लें, तो ये माहीगीरी हो सकती है। वरना आगे चलकर हमें तो बड़ा फ़िशरी इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जो हमारे थिंक टैंक्स हैं
क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़िशरमैन हूँ। इस वक्त डीज़ल का ख़र्चा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है और माहीगीर की पहुँच से बहुत बाहर चला गया है। आधी लांचे इस वक्त माशाल्लाह बैंड जो था जून जुलाई का 1 महीने का रिलीफ दिया सिंध गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने माहीगीरों को, लेकिन उसमें सिर्फ डीज़ल की रेट की वजह से 50% लांचें वो समंदर का रुख नहीं कर रही हैं, माहीगीरी पे नहीं जा रही हैं। उनको सिर्फ यही डर है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता समंदर हवाई रोज़ी है उसमें ज़रा लोस्ट हो गया तो हम लोस्ट डीज़ल का हम कहाँ से भरेंगे, फिर हमें दूसरा डीज़ल फ़िशिंग पे जाने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह के डर और खौफ की वजह से फ़िशरी पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इस इंडस्ट्री पे। अभी आगे चल के और वक्तों में हम सुन रहे हैं कि डीज़ल अगर इस तरह फ्यूल के प्राइस और ऊपर गए तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री का पहिया, फ़िशिंग इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल रुक जाएगा। सबसे पहले फिशरी के चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी के साथ फिशरी से यूनुसाबाद का मुख्तसरन सफर तय किया, जहां पर माहीगीरों की कसीर तादाद फिशरी के चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। होते हुए माहीगीरों के जो ये मसाइल हैं, तालीम, बिजली, सेहत और पानी वगैरह, ये अभी तक हल क्यों नहीं हुए? देखिए मसाइल मैडम हुकूमतों में क्योंकि पूरे एरियाज़ होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड, अब माशाल्लाह माजी में क्योंकि ये मसाइल इस वजह से हल नहीं होते थे क्योंकि आधा केमारी टाउन वो साइड जैसे पाक कॉलोनी साइड हो गया या पिछला साइड हो गया बल्दिया टाउन, वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, तो ज़्यादातर उस ज़माने में जब पावर जहाँ होती है जैसे मेयर MQM के या उस पार्टी के रहते हैं तो वो ज़्यादातर फंड उधर जाता था। ये सब अब जो हुआ है, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हर किसी का अपना अपना राइट। देखें ये केमारी टाउन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर देता है। ये कादर पटेल साहब की एक मिशन था, ये हम भी उस टीम का हिस्सा हैं, हम उसके साथ हैं। जो केमारी को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है वो डिस्ट्रिक्ट कादर पटेल साहब की ही समझ लो मेहनत का नतीजा है कि केमारी को एक डिस्ट्रिक्ट बना। अब जो फंड है उनका राइट है, हमें कोई उनसे वो नहीं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। जो उनका राइट है वो उन्हें मिलेगा, जो केमारी का राइट है, जो केमारी का रेवेन्यू, इंशाल्लाह अब डिस्ट्रिक्ट केमारी बन गया। अब देखें अब चेक करने का जो टाइम आया है वो अब जो बल्दियाती निज़ाम बनेगा उस पर केमारी पे आप देखेंगे कि केमारी पे स्पेशल उसके फ़ंड होंगे, उसका अलग एक सिस्टम होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट केमारी एक अलग ही अब एक वो हो गया है। तो उसमें माशाल्लाह यूसी की तादाद भी बढ़ गई, उसमें जो फंड इंशाल्लाह फेयर तरीके से अब सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अब मुझे यकीन है इस बार जो सेटअप बनेगा ये और उसमें काम होंगे, ये मुझे उम्मीद है। ये मैं पटेल साहब की भी बीएफ की उससे कह रहा हूँ क्योंकि हमारी उनसे हर 2-3 दिन में बातचीत इलाकों के हवाले से होती रहती। माजी में कुछ लेट हुए काम जिसकी वजह मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। देखिए हम जब टीम वर्क मेरे एक से या एक जाहिद भट्टी अगर कुछ करे तो नहीं, जब तक जाहिद भट्टी की टीम सही नहीं होगी, इलाके की टीम, फिशरी की टीम, इस इलाके की पूरी टीम, देखें एक आवाज़ यकजा, जो हमारे जो सरबरा का वो जो नारा है कि भाई एक कौम होके रहो। अब जब हम एक कौम होके रहेंगे, हम सब चीज़ें मशावरत से करेंगे। अगर मैं कुछ करूँगा इस इलाके के काम के लिए तो इस इलाके वालों को सबको बुला के बिठाऊँगा मैं कि आओ इनसे मशा, क्योंकि इस इलाके की तकलीफ़ इनसे ज़्यादा मैं नहीं समझ सकूँगा। हाँ मैं जा रहता हूँ उस इलाके की तकलीफ़ मैं समझ लूँगा, लेकिन जब तक मैं दूसरे इलाके की तकलीफ़ जब तक मैं दूसरों से नहीं पूछूँगा, मशावरत नहीं लूँगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हर चीज़ मशावरत से होगी। माजी थोड़ा तल्ख रहा है लेकिन हाल मैं अच्छा देख रहा हूँ, फ्यूचर अच्छा देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला एक पूरा टीम वर्क, मतलब पूरी यूसी की एक टीम वर्क देखे फिशरी और ये यूसी एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा सर, हॉक्स बे हो या साइंस पीस, दोनों में देखा जाए तो माहीगीरों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है सर। और बाकी पानी और लोड शेडिंग के हवाले से भी आपने बयान कर दिया है कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे वो उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सर अभी तक आपने कौन सी तरक्याती काम करवाए? सर अभी फिशरी देखें, फिशरी तो एक लिमिटेड माहीगीर का इदारा, एक वेलफेयर इदारा है, ठीक है। वो जो माहीगीर जो अपना रेवेन्यू करते हैं वो उनको चाहे वो हेल्थ की सूरत में हो, तालीम की सूरत में हो,
उनकी कोई फ़िशिंग बोट्स के कोई बनाने की सूरत में उनके घर में कोई तकलीफ़ हो, यानी ज़रूरत ज़िंदगी के जो मामला फ़िशरमैनों को, बेसिकली फ़िशरी का काम ये है। FCS का मेन बेसिक जो उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि माहीगीरों को हेल्प करना, उनकी दाद रसी करना। अगर उनको किसी इदारों के साथ, कोई एजेंसीज़ के साथ मुख्तलिफ फ़िशिंग में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई समंदर में उनको तकलीफ़ होती है, समंदर में उनके लिए सहूलतें पैदा करना, उनके लिए रेस्क्यू करना, ये काम फ़िशरी का। अब ये बल्दियात, ये एक अलग सेटअप है। तो बल्दियात के भी हवाले से हम जो हमारी ये टीम है, जैसे अयाज साहब, हुसैन, हम बगैर सीट पे रहते हुए भी हमने तकरीबन काफ़ी सारे काम इलाकों में, यूनुसाबाद हो गया, बाबा बिट हो गया, जो यूसी के लेवल पे थोड़ा सा जो फंड होता है, वो जो चेयरमैन होता है उनके स्वाबदीद का, तो छोटे छोटे काम, नालों की सफाई, नालों को रिपेयर करना, तो पानी की लाइनों को कुछ कहीं जगह से कहीं मोटर ख़राब हो गई, कहीं छोटे छोटे काम जो हमारी दस्तरस में है वो हम करते रहते हैं। और मैं फ़िशरी से भी माहीगीरों के इलाकों में जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो वो मेरे उसमें एम में होते हैं, जो मेरी पॉलिसीज़ में होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं माहीगीरों के लिए कभी नहीं रोकता, फ़ौरन उनको मैं करके देता हूँ। अच्छा सर, माहीगीरों की तालीम के हवाले से अगर बात करते चलें तो यहाँ पे तालीम भी, माहीगीर बहुत सारे ऐसे माहीगीर हैं जो कि अपना पेट नहीं पाल सकते, लेकिन तालीम के लिए ख्वाहिशमंद है, लेकिन तालीम भी वो हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कहना है? देखें, बहुत कीमती सवाल आपने किया है। तालीम, हमारा जो माहीगीर जो पीछे रह गया है, चाहे वो पाँचों आइलैंड, तालीम से दूरी की वजह से हमारा माहीगीर, बाकी हर चीज़ की खुदादाद उनमें सलाहियत है, सिर्फ तालीम क्यों वो हासिल नहीं कर सकता? एक तो वो गुर्बत की लकीर से, आप देखें ना, अलमिया देखें कि ये माहीगीर $500 मिलियन इससे अबाव मुल्क पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट कर देता है। ये माहीगीर पाकिस्तान की बुनियाद रखने में ये माहीगीर शामिल है। जब भी कोई ज़माना जंग का आया या दुश्मन मुल्क से जंग की कोई सूरत पैदा हुई, हमेशा माहीगीरों ने अपने फोर्सेस के साथ आगे शाना बशाना चल के काम किया। ये आप तारीख़ के पन्ने उठा के देख लें, आपको माहीगीरों का इसमें हिस्सा मिलेगा। आज जो ये मुल्क नाकाबिले तस्कीर है, उसमें भी माहीगीरों का हिस्सा है। ये तारीख़ आपको बताएगी, मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन अफसोस, सब कुछ जानते हुए भी माहीगीरों के लिए, देखें, ये काम होते हैं वफाकी हुकूमतों के, बड़े इदारों के, कि इन चीज़ों को बेहतर करना, कोई माहीगीरों के लिए ऐसा फ़ंड करना, उनके इलाकों, हम वक्तन फ़वक्तन हर इदारों को ये बाय लेटर हम लिख के भी देते हैं और हर फोरम पे उनके लिए आवाज़ भी उठाए, स्पेशली तालीम की। मैं खुद पर्सनली भी तालीम से भी रिलेटेड हूँ। मैं अपने आइलैंड्स में भी तकरीबन 17-18 साल से एक तालीमी इदारा भी चला रहा हूँ, जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेट करने के लिए, जो माशाल्लाह आज हमारी बच्चियाँ लूला सही, लंगरा सही, लेकिन अपनी मदद आप माहीगीर खुद चला रहे हैं, जिसमें हम सब गांव वाले कंट्रीब्यूशन करते हैं। जिसकी आज बच्चियां, जो पहले इतनी मेरे हाथ की बच्चियां थी नर्सरी से, पर आज माशाल्लाह कोई डॉक्टरेट कर रही है, कोई एजुकेशन में किसी ने डिप्लोमा कर लिया है, मतलब ग्रेजुएशन तक पहुंच गई हैं बच्चियां। तो हालांकि ये अपने महदूद वसाइल में, अगर हमें कहीं से सपोर्ट होती, अगर हमें कोई गवर्नमेंट से कहीं सपोर्ट होती एजुकेशन के बारे में, तो हम अपनी कौम को एजुकेट काफ़ी और अच्छा हो जाता। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पहले खाना खिलाएंगे या वो तालीम की फ़ीस अदा करेंगे? आजकल तालीम का कितना क्या महंगाई आपको पता नहीं है क्या है। तो ये बेचारे, ये सिर्फ इनकी फ़िक्र क्या होती है, माहीगीर सुबह जाएंगे तो मेरे बच्चों के लिए खाना, बस और कोई इनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, घर में अपने बच्चों को खाना खिलाया, सो गए। इनकी बस लाइफ यहाँ तक ही घूमती है। अगर ये खुशहाल हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई सब्सिडीज़ हो, कोई इनके लिए कोई ऐसी मराहतें हों, ये कोई जो आम पब्लिक या पाकिस्तान के आम लोगों में से नहीं है, ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट है इसके बारे में कोई सोचती नहीं, कोई समझती नहीं, लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें इंशाल्लाह माजी में जाके और इसको हल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और बेहतर करेंगे। और स्पेशली तालीम को लेकर तो मैं इस पर भी एक प्रोग्राम तरतीब दूँगा। जो भी नया सेटअप बनना यूसी लेवल का हो, चाहे वो मैं फ़िशरी, अपनी फ़िशरीज से भी मैं काफ़ी तालीम के लिए अभी हेल्प कर रहा हूँ। आप जाके मुझे ना देखें, आप जाके मेरे ऑफिस में रिकॉर्ड देखें कि तारीख़ में ये 10 महीनों में, मुझे 10 महीने हो गए, 10 महीने में आप देखें तालीम के जितने केस मैंने किए होंगे ना, वो 50 साल तारीख़ में भी नहीं हुए फ़िशरी के अंदर, जो मैंने तालीम पे किए। मैं माली सपोर्ट भी उनको स्कॉलरशिप में सपोर्ट करते, पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो जो भी आता है, कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म आता है, फ़िशरमैन आता है, कभी इब्राहिम एदरी से आता है, कभी खड्डा से आता है, कभी बाबा बिट से, इनको जितने सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं। उनके हम यूनिवर्सिटी में उनको पे करा देते हैं। किसी के एक सेमेस्टर का खर्चा हुआ, किसी की फ़ीसों का मामला है कि छोटे लेवल के एरियो में, तो जो भी आता है कि यूनिफॉर्म चाहिए उसको हम वो प्रोवाइड कर दे। तालीम पे तो स्पेशली मेरा भी फोकस है, इंशाल्लाह आगे चलकर वो उसमें बेहतरी लाएंगे। यूनुसाबाद से माहीगीरों के मसाइल सुनकर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने उन्हें ये एतमाद दिलाया कि उनके मसाइल का फौरी हल निकालेंगे।
और फिर यूनुसाबाद से शम्स पीर हाईलैंड का सफर समंदर पर लॉन्च के जरिए तय किया गया, जहां पर शम्स पीर हाईलैंड के गरीब माहीगीर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब की राह के मुंतजिर थे। अच्छा सर, यहाँ अगर हम देखते चलें कि लास्ट हम लोग जो है वो सैर करके जा रहे हैं और आपने कहा कि माहीगीर जो है वो सुबह में कमाते हैं और शाम में खाते हैं, तो उनकी कितनी आमदनी होती है कि वो सिर्फ सुबह को खाते हैं या शाम को खाते हैं? शाम में जाते हैं तो सुबह में खाते हैं, सुबह में जाते हैं तो शाम में खाते हैं। उनकी कितनी आमदनी और उनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? इनकी आमदनी एक तो ठीक है, ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट के तरीक़ेकार ये है कि वो सुबह जब जाते हैं माहीगीरी के लिए तो एक्सपेंस उनके जो शिकार के लिए जाते हैं तो डीजल भरवाते हैं, राशन अपने 2 वक्त का खाना, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, रात का तो ये घर पे खाते हैं, ठीक है। फिर आइस होती है, बर्फ़ होती है और दूसरी चीज़ें। एक दिन के ट्रिप का ये हम जिस लॉन्च में बैठे हुए हैं, ये जब सुबह जाती है तो इसमें 40 अफराद होते हैं, माहीगीर 40 जाते हैं और इनके एक दिन का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए के करीब है। एक दिन का फिशरी पे माहीगीरी पे जाने का खर्चा इनका लाख रुपए है। जब ये मछली, अब लाख रुपए पहले तो इनको वो अपना एक्सपेंस निकालना है, उसके बाद जो ऊपर यानी कि इनकी मछली 1.5 लाख रुपए की हुई, ठीक है। तो लाख रुपया तो खर्चे में चला गया, बाकी बचा 50,000। 50,000 में 25,000 जो कश्ती का जो मालिक होता है उसके हिस्से में आते हैं और 25,000 उस पर जो गुरु जो 40 आदमी होते हैं। अब वो 25,000 वो 40 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरीके का। बेसिकली दुनिया में ये होता है फिशिंग में कि उनको मजदूरी दी जाती है, लेबर दी जाती है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ये कि ये माहीगीर हमारे बोट के अंदर पार्टनर है, हमारे साथ पार्टनर। जितना ओनर को मिलता है इतना ही माहीगीरों को मिलता है और वो पैसा फिर आपस में उनकी डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि मेंटेनेंस की उसकी सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। तो मालिक को जो पैसा बचता है उसमें अगर 25,000 उसको बचता है तो 10-15,000 तो उसकी बोट की मेंटेनेंस में निकल जाते हैं। तो सेम मतलब जितना उनको बचता है उतना ही माहीगीर को बचता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छा अगर सीज़न हो तो इनको पर डे 2,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। अगर लो सीज़न है, जैसे मच्छी कम है, तो इनको 1,000 रुपया, मतलब कम से कम 1,000 रुपये की इनकी पर डे, या 1,000 रुपये कभी कभी 500 भी हो जाती है। और ये हवाई रोज़ी है, कभी कभी लॉस्ट भी हो जाता है, ओनर्स को भी लॉस्ट हो जाता है, डीजल भी पूरा ज़ाया हो जाता है और मछली भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये हवाई रोज़ी है। कभी कभार तो पूरा लॉस्ट भी उठाना पड़ता है, यानी कि कुछ नहीं मिला, लॉस्ट भी हो गया टोटल डीजल का, वो भी पैसा मालिक पे चढ़ गया, क्रू को भी, मजदूरों को भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसा भी होता है। और कभी कभी इनको ऐसा मिलता है कि 10-10 हज़ार भी एक दिन में मिल जाते हैं। जब मछली कोई शिकार अच्छा हो जाता है, कोई महंगी मछली इनके जाल में फंस जाती है तो इनको अच्छी रोज़ी मिल जाती है। मतलब कहने का मकसद ये हवाई रोज़ी है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सर, इनकी आमदनी फिक्स नहीं की जा सकती? नहीं मैडम, ये क्योंकि हवाई रोज़ी, इसमें ओनर्स की कश्ती की आमदनी भी कभी कोई फिक्स नहीं है, कभी लॉस्ट है, कभी प्रॉफिट है, कभी लेवल है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। कभी भी फिशिंग की एक अमाउंट नहीं होती। एक ट्रिप में वो लाख रुपए की मछली लाया, दूसरे ट्रिप में वो 50,000 की लाता है, तीसरे ट्रिप में वो 25,000 की लाता है, चौथे ट्रिप में वो कुछ भी नहीं ला पाता। तो इस वजह से ये सिस्टम होता है, जो जितनी वो मछली मारते हैं तो इसके मुनासिब रकम के हिसाब से इनको इनका मुआवजा मिलता है। शम्स पीर हाईलैंड पहुंचकर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने वहां के माहीगीरों के मसाइल सुने और ये यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। सर, इस वक्त देखा जाए तो माहीगीरों की तकरीबन बहुत बड़ी तादाद यहाँ रहती है। तो सर, यहाँ के इलाकों में तीनों की आपने क्या क्या मतलब ऐसे काम है जो आपने मुश्किलात और परेशानियों में इनका हल किया है? देरी में मसले मसाइल तो माहीगीरों के आपने सुना, इनका सबसे जो बड़ा मसला है ये जिस शिप में हम आए ना, उस शिप में 40 आदमी होते हैं, ठीक है। वो 40 जो इनकी नेट की जो कैपेसिटी है वो नेट इस तरह का है कि वो 40 आदमी होंगे, इतने अफराद तो ही वो नेट उठेगा, क्योंकि पूरा सेटिंग से उसको डाला। तो कस्टम, पाकिस्तान कस्टम की तरफ से इन्हें जो PC जो पोर्ट क्लियरेंस जारी की जाती है वो 26 आदमी की, यानी 26 क्रू। तो
तो इन्हें 26 क्रू में वो फिशिंग या वो नेट इनसे उठता नहीं है। तो बवजह मजबूरी क्या करते हैं, या तो फिर ये इलीगल तरीके से आदमियों को छुपा के ले जा रहे, काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये मसला भी अभी इनका हल होने जा रहा है, क्योंकि पोर्ट क्लियरेंस का वैसे भी अपने वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने वो ऐलान कर दिया है कि भाई माहिगीरों पे पोर्ट क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि लोकल्स पे कभी नहीं होती। पोर्ट क्लियरेंस हमेशा उसके लिए होती है जो अब्रॉड जाते हैं, जो बाहर मुल्कों में जाते हैं, जैसे शिप हो गए, बड़े हो गए। तो इंशाल्लाह ताला माहिगीरों पे वो भी चीज़ हटने वाली है और उसका कोई नया तरीक़ेकार। और इसके अलावा इन आइलैंड वालों की दूसरे मसाइल भी हैं, जैसे इनके जेटी के मसाइल जो इन्होंने बताया, फिशरी के अंदर जब ये आते हैं फ़िश अपनी लैंड करने के लिए, तो उसमें भी मसाइल, क्योंकि फ़िश हार्बर बहुत छोटी हो गई है। जो नॉन बोनाफाइड माहिगीर हैं उनकी बड़ी बड़ी बोट्स हैं, तो वो बोट का साइज़ ही इतना है। ये माजी में जब ये फिशरीज़ बनाई गई थी, जब ये फ़िश हार्बर, तो 500 बोटों के लिए बनाई गई थी। आज 5000 बोटें बन गई है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि वो जगह हम कहाँ से लाएंगे, स्पेस हम कहाँ से लाएंगे। और वो एरिया भी सिक्योर एयर प्रोबेटेड एरिया है, वहाँ पे डाकयार्ड भी है, शिपयार्ड भी है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का भी दफ्तर है वहाँ पे, और फिशरी दूसरी कोई नंबर बदल जगह नहीं। इस वजह से सबको परेशानी होती है। तो मैंने इनकी सहूलत के लिए, जहाँ से ये लैंड करते हैं, जो 50 साल से कोई ना कर सका, मोरी बांगड़ा जेटी, जो इन छोटे माहिगीर स्मॉल स्केल फिशरमैन, स्पेशली इनके लिए माहिगीरों की पूरी जेटी बनाई मैंने। रात दिन जो काम 2 सालों का था वो तकरीबन मैंने 4 महीने में, अब काम तो करने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है, हमने कोशिश की वो जेटी बना ली। जिस जेटी पे हालांकि वो 100 फुट थी पहले अप्रूवल में, मैंने उसको 3 फीट तक और बड़ा कर दिया, उसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी, इस वजह से कि हर माहिगीर को सहूलत मिल सके, बड़े माहिगीर को भी सहूलत मिल सके, छोटे को भी मिल सके। अगर मैं 100 फीट बनाता तो उसमें सबको तंगी हो जाती, तो इतने मैंने 350 फीट तक उसको वो ऊपर बना लिया जेटी। जो आज आप देखें वहाँ पे सहूलत, जहाँ पे पहले माहिगीरों को इतनी समंदर में तकलीफ नहीं हुआ करती थी, जो वहाँ पे मच्छी लैंडिंग करने इतने पत्थरों से, गारो समंदर से बेचारे टोकरियों में उठा के फिर फिश मार्केट में जाते हैं। अब देखें, कभी आप वहाँ देखें, इतनी सहूलत है कि गाड़ी भी डायरेक्ट आ जाती है, इनकी बोट आती है, जेटी पे लांसर होती है और डायरेक्ट इनका माल उतर जाता है। इतनी आसानी हो गई है पूरी बांग्ला जेटी। कमांडर ने फिशरमैन्स को, जो माहिगीर है, उनको क्यों मतलब गिरफ्तार किया था, किस बात की बिना पर, और ऐसी कौन सी गलती हो गई थी? फिर उसके बाद आपको उनकी जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ी, क्या ऐसी बात? देखें, गलती तो होती है हमेशा दोनों तरफ से, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वहाँ पे सिक्योर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी, जो उनकी जगह, जो भी वहाँ पे पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अगर उनको आई ऑफिशियल की तरह से तैनात किया जाता है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है वो पोर्ट, क्योंकि सिक्योर एरिया है, हसास एरिया है। वहाँ पे दूसरे फॉरेन शिप आते हैं, फॉरेनर्स भी वहाँ पे आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, तो वो जगह उस पोर्ट को सिक्योर किया गया है। उसके अंदर फ़िशिंग करना अलाउड नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है काफ़ी सालों से। तो वो कभी कभार ये उसके करीब जाते हैं, मछली ना होती है तो एक रोज़गार की लालच में उस पोर्ट के करीब जाते हैं, कभी कभार गलती से अंदर भी चले जाते हैं, तो वो उनको रोकते हैं। तो जो माजी में ये वाक़या, कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं था, कोई उसमें बिल्कुल बच्चे थे, उनकी गलती उनकी थी, वो खुद उन्होंने एतराफ़ भी किया, तो मैंने उनको समझा लिया, माहिगीरों को भी समझाया, उन्होंने भी अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हाँ ये हमारी गलती थी, हमने वो फोर्सेस के साथ रुके नहीं, हम वो भागे थे, उनका काम था। अभी जो एक हज़रत आए थे, उन्होंने कहा कि भाई 1 तारीख के बाद से जो है वो आर्मी ने हमें मना किया कि यहाँ आप लोग मच्छी पकड़ने नहीं आएंगे, ठीक है? तो सर ये क्यों? ये जो चेक पोस्ट पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जिस तरह जून जुलाई 2 माह पाबंदी होती है, तो उस पाबंदी में श्रिम्प जो झींगा होता है, जो झींगे पे पाबंदी होती है, और कुछ मछली के इकसाम में जो मेंशन होती है नोटिफिकेशन में, उनके 2 महीने के लिए पाबंदी होती है। तो वो सिर्फ वो नहीं जा सकते, बाकी जो डोरी वाली हो रही होती है, नेट से जो पकड़ती है। तो वजह ये कि बैंड सीजन शुरू, अब जो 2 महीने बैंड था, ये 1 महीना वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से हमने रिलीफ लिया है, वरना 2 महीना पाबंदी होती है, 2 महीने तक समंदर में जाने नहीं देते। 1 महीने का भी रिलीफ दिया है हालात को देखते हुए, और फिर 1 जुलाई से फिर पाबंदी शुरू हो जाएगी। तो ये उस चीज़ का वो कर रहे हैं जिक्र के 1 तारीख से पाबंदी हो जाएगी, ऐसा नहीं फिर हम। और ख़ास वजह जो समंदर में तूफ़ान होता है, सी रफ होता है, ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, जो कहते हैं उसके मुताबिक ब्रीडिंग सीज़न की वजह से थोड़ा समंदर को सुकून के लिए, और रफ सीज़न की वजह से भी जून जुलाई में आपको पता है रफ माहिगीरों की खुद की हिफाजत के लिए। तो ये चीज़ें, इसलिए इनको ये डर है कि ऐसा नहीं कि फिर जुलाई, क्योंकि ये देखें रोज़ कमाना है, इनको डर इसी चीज़ का है कि अपने यार अगर बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था, तो हमने जो सिंध गवर्नमेंट, ये बेसिकली इशू सिंध गवर्नमेंट है, तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट में हम इन पे पाबंदी नहीं लगने दें। इनको वैसे होती भी नहीं है पाबंदी, ये हर साल जाते हैं,
हम इसका कोई नोटिफिकेशन स्पेशली हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हम निकाल देंगे कि भाई पाबंदी इन पे नहीं है, तो हम वो सिक्योरिटी इदारों चेक पोस्टों पे भेज देंगे, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला ये मसला पानी का मसला यहाँ पर कब तक हल होगा? जबकि आपने बोला है कि 3 कश्तियाँ आप यहाँ पे खुद अपने जो है वो पॉकेट मनी से आप यहाँ पे लेके आते हैं, तो कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। मेरे पानी की यहाँ पे मेन लाइन भी है गुलबाई से अंडर वाटर जो समंदर में यहाँ तकरीबन लाइन है सबकी, जो यहाँ से पहले शम्स में आती है, शम्स आइलैंड से फिर बाबा आइलैंड पे जाती है। अंडरग्राउंड पानी की लाइन की लगी हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे ये बजट सेंक्शन था, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे लेट हुआ, लेकिन किसी फिर और 10 ओवर में ये काम मुकम्मल हुआ। तो ये बिट से फिर अंडर वाटर समंदर के अंदर से जाती हुई सालियाबाद तक जाती है। मसला ये है कि यहाँ पे जहाँ से गुलबाई से जहाँ पे कनेक्शन मेन कनेक्शन जहाँ से रोड से ऊपर जहाँ से लाइन आ रही होती है, तो यहाँ गुलबाई के अंदर जो एक पानी माफिया है, कोई इंडस्ट्री वाले हैं जो वहाँ पे कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, तो वो क्या करते हैं उस लाइन के अंदर अपने कनेक्शन लगा लेते हैं, उसको फाड़ के ऊपर है, तो उस वजह से वो पानी सारा उस तरफ चला जाता है, फिर जजीरों में पानी नहीं आ पाता। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। वक्तन फ़वक्तन हम वो करते रहते हैं, हम कभी रंजस में बोलते हैं, कभी पुलिस में बोलते हैं कि भाई इस चीज़ यहाँ इस जगह पे सिक्योरिटी रखो, लेकिन अब रात दिन तो कोई सिक्योरिटी वहाँ पे रखने से रहा, वो इलाका भी ऐसा है, एरिया भी ऐसा है, तो ज़्यादातर वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं। मेन जो वजह पानी ना आने की, अगर वहाँ से सारा बंद हो तो इन जजीरों को कभी भी पानी की तकलीफ ना हो, तो ये वजह है यहाँ पे पानी ना पहुँचने की असल वजह। अच्छा सर, एक माहीगीर जो यहाँ पे असल से ही मतलब फैमिली से ही मतलब वो माहीगीर है, जल्दी पुश्ती माहीगीर है, तो उनको कैसे रोका जाएगा? रोका ये भी देखे काम है गवर्नमेंट का। ये नॉन बोनाफाइड जिन्हें हम कहते हैं वो सरमायादार हैं, यहाँ आके वो माहीगीर बन गए हैं, उनका भी अब फिशरी के अंदर है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो समझ लो अपना वो सरमाया लगाते फिर यहाँ के वो फिशिंग करते हैं, तो ज़्यादा तो हैं, लेकिन असल जो चीज़ जो नस्ल दर नस्ल जो खाने वाले जो पेशे से वाबस्ता है वो तो बोनाफाइड माहीगीर है। ठीक है, पूरी फिशरी के अंदर अगर आप देखें तो 70% नुमाइंदगी बोनाफाइड माहीगीर की है, 25% जो रेशो है वो नॉन बोनाफाइड का है। तो इसको रोकने के लिए अब देखें हमारा समंदर भी छोटा हो गया है, फिशरीज़ भी फिश हार्बर भी बहुत छोटा पड़ गया है, ओवर फिशिंग भी हो रही है। तो उस सिलसिले में कोई ऐसे पॉलिसियाँ गवर्नमेंट के साथ बैठकर जो जैसे ये नई लांचें जो नई फिशिंग बोट बनती हैं उन पे कुछ ऐसा किया जाए, या उनकी तादाद कम की जाए, या उन पे कुछ ऐसा पाबंदी न्यू लांच पे की जाए जो ओवर फिशिंग भी ना हो, और ये स्पेस भी जब हमारी कम है जिसकी वो वजह, तो वो भी अपना कुछ हम उसमें बेहतरी ला सकें, क्योंकि ये लांचें अगर बनती रहेंगी तो फिर हम कहाँ, फिर हम किस को सहूलत कहाँ, जगह ही नहीं थी। जब 500 लांचों की जगह पर अगर 5000 हम खड़ी कर देंगे तो फिर हमारे हार्बर का क्या हाल होगा। हमारी ये मुलाकात जाहिद इब्राहिम भट्टी के साथ निहायत ही अच्छी गुजरी। अगली दफा फिर हम हमारे मसाइल के प्रोग्राम के साथ एक नई और अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।